हेलो डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास 10th के स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। आपके एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूं। आपको सभी को पता है कि अगले महीने आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी सीरीज का कम्प्लीटली ध्यान में रख के और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। तो सीरीज क्या है तो आप समझिए। पहले सीरीज का मतलब है कि आपको हम क्विक रिवीजन के तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे और आपकी ही एनसीईआरटी बुक से। इसलिए सबसे पहले हम आज के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि आप लोगों को यह टॉपिक या हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 में आप लोग क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप सभी इस प्रश्न के लिए बहुत अच्छे से आंसर जानते होंगे। यानी आप सभी जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का लिखित रूप है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो रहा इसका छोटा मोटा आपके लिए परिचय इस चैप्टर से संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो चैप्टर में देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, परंतु हम ज़्यादा टाइम अपना व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बिकॉज समय की बहुत बड़ी आपको अब ज़रूरत है और समय व्यर्थ न गवाएं। इसलिए आगे बढ़ते चलें। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको बिल्कुल हम बताते चलेंगे। चलिए आगे देखते चलेंगे। हम रासायनिक समीकरण के बारे में आपको बता दिया है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नीशियम ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात दो अभिकारक जब मिले तो एक उत्पाद का निर्माण हुआ। इसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है टॉपिक समझते चलेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना जानते हैं आप लोग। रासायनिक समीकरण लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, ये आपका केमिकल रिएक्शंस है। और ये केमिकल रिएक्शंस को आप देख लेंगे, रासायनिक समीकरण का एक से एग्जाम्पल लिख पाएंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है। तो चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। जैसे कि आपकी तराजू होती है इस तरीके से, तो तराजू में क्या रहता है, इधर आपके रखे होते हैं 1 केजी 2 केजी वाट, और इधर आपकी कोई वस्तु रखी होती है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह क्या हो गया, संतुलित हो गया, अर्थात बैलेंस हो गया। तो इसी प्रकार से जब आपका एक तरफ इधर क्या है तो आप कहेंगे अभिकारक है, और इधर हमें क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। तो अभिकारक और उत्पाद जब बराबर बराबर परिमाण अर्थात मात्रा में प्राप्त हो जाएं तो समझ लेना कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण को हम करने के लिए कई प्रयास करेंगे और आगे हम समझेंगे भी। ओके, चलिए तो आगे देखिए, हमारा जो पॉइंट आता जाएगा हम उस हिसाब से आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम जरूर चर्चा करेंगे। आप बेफिक्र रह के पढ़ते रहिए और समझते रहिए। देखिए, संतुलन आप देख रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ये पहले संतुलित नहीं था। पहले आपको ये बिल्कुल नहीं था, ये नहीं था और ये भी नहीं था। आपको संतुलित करने के लिए कहा गया तो आपने फिर देखा क्या कि Fe इधर कितना है, तो आप कहेंगे Fe इधर 3 है। तो इधर 3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इधर 3 करने के लिए हमें इधर 3 लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप लिखा है 3 कि नहीं, ऑलरेडी आपने ये 3 Fe के बराबर, यानी इस फेरस को इसके बराबर करने के लिए आपने 3 लगा दिया, ठीक है। फिर देखा आपने कि O4 इधर है, तो इधर कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ तो O एक ही है। तो इस O को 4 करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं ये 4 लगा हुआ है।
तो अब हम देखेंगे हमारा सब पूरा हो गया क्या। O बराबर हो गया, O कितना हो गया 4 और Fe कितना हो गया 3, तो Fe3 हो गया, O4 हो गया, ठीक है। लेकिन इधर हमने देखा कि इधर H कितना हो गया, O के साथ H भी बढ़ गया, H हो गया हमारा 8 और H को 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो आप कहेंगे सर इधर को भी हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, अर्थात 4 2 जा 8। इस तरीके से हम संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपने बिल्कुल सीख लिया होगा और आप पहले से जानते भी होंगे, बिकॉज आपने पूरी साल पढ़ाई की है। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं सीखे हैं, आप बिल्कुल सीखे हैं, परंतु रिवीजन के लिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। ओके, देखिए आगे चलते हैं। और ध्यान रखना, जो संतुलित करने की जो विधि है उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब है आप इसको पेंसिल से यानी पेन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण को शुद्ध करने के लिए अर्थात इनको बैलेंस करने के लिए हमें बार बार अपना माइंड का यूज करके ट्रायल एंड हिट करना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है, कभी मिटाना पड़ता है। इसलिए आप इसको हमेशा पेंसिल का यूज करें, डू नॉट यूज द पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसलिए इसको क्या कौन सा मेथड कहते हैं, ट्रायल एंड हिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए। आगे हमारा प्रश्न देखते चलेंगे, क्या कह रहा है देखिए आगे जी। ये आप जो देख रहे हैं ये संरचना आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये क्या है तो देखिए जी, ये दिखा है आपके सामने एक प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है। आप क्या करते हैं कि जब पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है तो वो किस प्रकार से मिलती है, यानी जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार से आपको मिलती है। तो देखिए हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। तो ये जो CO2 है हम सभी जीव जंतुओं से कौन प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से कौन प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे ये सर पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं क्या, CO2 जीव जंतुओं ने हमसे प्राप्त किया और H2O कहीं ना कहीं आपके पत्तियों से या फिर हम कहेंगे जड़ों से प्राप्त करते हैं। और जब ये जड़ों और पत्तियों से प्राप्त करने के बाद में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये आपका ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे 6,6H12O6 के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन आप यूज करते हैं, हम सभी जीव जंतु यूज करते हैं। ये पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया आपके लिए एक ऐसा मान सकते हैं हम वरदान है जो हम जिससे जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन। तो ये आपकी जो रिएक्शन है इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना, करना कुछ नहीं है, ये देखना है कि पेड़ पौधे हमसे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और जड़ों से और पत्तियों से क्या लेते हैं, तो आप कहेंगे H2O लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश में ये बना देते हैं क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज होता है मीठा। और ध्यान रखना ये है आपका 6O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो समझ में आया। नेक्स्ट चलेंगे आगे चलते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक बिल्कुल समझते चलेंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को क्यों साफ किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि यदि मैग्नीशियम रिबन जो होती है नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी इस पर भूरे रंग सफेद रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और वो सफेद रंग की जो परत है वो क्या, थोड़ा यहाँ जो परत है उस परत को हटाने के लिए यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। मतलब ये जो परत है किसी छड़ पर चढ़ जाती है तो इसको फिर जलने में वो अवरोध पैदा करती है, और अवरोध पैदा होगा तो वो जल नहीं पाएगी। असह इसलिए इसको रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे, रेगमाल से। रेगमाल आप सभी ने देखा होगा, रेगमाल जैसे बोलते हैं, ये आपके मार्केट में पंचर इत्यादि की दुकान पे आपने देखा होगा कि उस पर जो है जब पंचर लगाते हैं तो उस पर रेगमाल रगड़ के तब उसको जो है पंचर लगाते हैं। और आपने बहुत सारे और यूज देखे होंगे इसके, लोहा इत्यादि पर जंग लग जाती है तब भी रेगमाल को रगड़ के साफ करते हैं। चलिए अगला है आप दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक विक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप सभी देखिए बहुत ही सिंपल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो लिखा है कि हाइड्रोजन को कहते हैं H2, क्लोरीन को कहते हैं Cl2,
और बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है यानी HCl बनता है। तो फिलहाल आपके सामने ये जो समीकरण लिखा है ये संतुलित नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि H दो है, इधर H एक ही है, इधर Cl2 है, इधर Cl एक ही है, तो इसको हम 2 लगा देंगे यहाँ, और 2 लगाने के बाद में हमारा ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे पहली रिएक्शन को, रासायनिक समीकरण ऐसे लिख देंगे। दूसरा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इनको जब हम मिलाएंगे तो हम पहले बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का फुल थ्राइस एरो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 बनेगा। क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे, इसको बैलेंस कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से और भी हम सारे करवाएं क्या, संतुलित समीकरण लिखना है तो आप सभी जानते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप ध्यान रखना, इसको मैं संतुलित कर देता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसको बैलेंस कर पाएंगे, इधर आपका 2 हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। अब आप इसको अपनी रफ कॉपी पे करते रहिए बैलेंस। ठीक है, ओके नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ समय का बहुत अभाव रहता है और आप लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम प्लस, सोडियम को क्या कहते हैं, Na कहते हैं, प्लस जल को H2O कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, और हाइड्रोजन को H2 के नाम से जानते हैं। आप इसको संतुलित करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको संतुलित करने के लिए तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। तो Na2 है इधर, देखिए Na कितना है, Na आपका कितना है, 1 है, Na 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमें क्या करना है, H को करना है बराबर, तो H इधर कितना है, 1 ये और 2 ये 3, लेकिन इधर 2 ही है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से जब यहाँ 2 हो जाएगा हमारा, तो कहीं ना कहीं हमें Na भी 2 करना है अब, और हमें OH ये वाला भी 2 करना है। इस तरीके से हमारा ये पूरा सीरीज क्लियर होता है, तो आप बिल्कुल समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला गया है, इसमें भी वही करना है आपको, लेकिन इनको करना क्या है, देखिए बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, तो बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे तो BaCl2, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 को जब हम मिलाएंगे तो आपको प्राप्त होता है Ba यानी बेरियम सल्फेट BaSO4, और प्राप्त होता है आपको NaCl, क्या NaCl प्राप्त होता है, माफ कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट दूसरा है हमारा क्या, दूसरा दे रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्सिल अम्ल के साथ विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम कैसे लिखेंगे, तो NaOH प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी के साथ अभिक्रिया करने पर हमें सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O यानी जल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल लिख पाएंगे। नाइस टू मीट यू। ओके, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चंस जो भी आएगा उस हिसाब से हम करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आगे पूरा ये चैप्टर हम खत्म करने की कोशिश भी करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, चलिए आगे प्रश्न देखिए, संयोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होने का मतलब है जब आप कहीं भी कोई संयोजन की बात आए तो आप चंदा वगैरह करके एक भागवत का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उस दावत में जब आप इकट्ठा करते हैं तो कहीं से चीनी, कहीं से चावल, कहीं से दूध, कहीं से दही, मट्ठा इत्यादि इकट्ठा करते हैं और उससे क्या बनती है, दावत बनती है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि हम संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को इकट्ठा करके और एक
सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लिए, आप जो देख रहे हैं ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ मिलाया जाता है तो हमें बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है जी। तो इस तरीके से आप इनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जी। बुझा हुआ चूना हमें कब मिलता है? जब उसमें क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना को हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जबकि बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। और उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा, यानी जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखते चलेंगे। संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण आपके सामने और दिख रहे होंगे। देखो ये दिख रहा है, जैसे C यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी आपकी संयोजन है क्योंकि दो अभिकारक आपके मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वाला भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। आगे है हमारा क्या टॉपिक, समझिए। देखिए संयोजन अभिक्रिया सरल भाषा में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत लिखा जाता है। बिल्कुल आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, नीचे लिखा है, हमने भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है और अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्थात जिनमें ऊष्मा छिपी रहती है जो बाद में अभिक्रिया करने पर मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सभी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन जो भी आएगा उस हिसाब से। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये आपका एक बड़ा अभिकारक टूट के छोटे छोटे उत्पादों में विभाजित हो जाता है, इसको हम वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए इधर कि कोई भी हमारा एक पदार्थ है, एकल पदार्थ जो छोटे छोटे कई भागों में टूट रहा है। देखिए फेरस सल्फेट है, इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और आपका इन चीज़ों में जो है वियोजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आप वियोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल यहाँ से देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, उसके आगे नीचे हम चलेंगे। तो नीचे प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, नीचे प्रश्न है जी, देखिए वियोजन और संयोजन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण हमें शायद मिल गया है। देखिए ये देखिए, तो बोल रहा है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन वियोजन के कारण ऐसा होता है। देखिए सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है ये सूर्य के प्रकाश में। कौन? सिल्वर क्लोराइड, ये आपका बढ़ जाता है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो आप इसको भी देख के आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाइस टू मीट यू, सभी बने रहिए। और आप शायद वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, आपको इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो कोई विलयन है एक्स, तो वो कौन सा है ये पूछ रहा है कि कौन सा है एक्स पदार्थ का नाम, सूत्र, इसका नाम बताइए, सूत्र क्या है। तो देखिए आपका जो सफेदी करने के लिए होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। बिल्कुल आप जान चुके हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं, ठीक है। और दूसरे में बोल रहा है कि X के साथ जल की अभिक्रिया करें, अर्थात हम बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया करें। तो इधर देख लीजिए, बिना बुझा चूना यानी CaO, इसके साथ हम जल की अभिक्रिया करें तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
नाइस टू मीट यू। आप सभी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से सीख भी रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे। जो हमारे टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। बाकी के चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। आइए आगे है हमारा विस्थापन। विस्थापन बिल्कुल इनके बारे में भी आप समझते चलेंगे। विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, विस्थापन के लिए हम आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं। विस्थापन का मतलब होता है जब कोई मैं बात करूंगा, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान को घेर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कौन सी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ पाए हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह स्वयं घेर लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए ओके, आगे हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन के बारे में। तो उपचयन और अपचयन वेरी सिंपल और आप अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए आपने शायद पहले पढ़ा होगा। देखिए जी, इसमें देखिए पढ़िए क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहे हैं कि एक मिनट, जी ये लिखा है देखो आपके सामने कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन, या इसी को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण को ही हम क्या उपचयन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप लोग मेहनत करिए और समझते चलिए। तो ऑक्सीकरण उपचयन एक ही बात होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होती है। इसके जस्ट अपोजिट क्या है? तो आप कहेंगे सर अपचयन है। और अपचयन में क्या होता है? तो आप कहेंगे अपचयन में ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन में आती है कमी, जबकि हाइड्रोजन की होती है वृद्धि। वेरी सिंपल ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है, इसको हम बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे टॉपिक पर, आगे चलते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, उपचयन और अपचयन को एक ही लाइन में आप लोग समझ लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें Cu यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? तो आप कहेंगे सर कमी हो रही है। इसलिए हम कौन सी घटना कहेंगे? इसको अपचयन की घटना कहेंगे। वेरी सिंपल। और ऊपर देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कौन सी घटना कहेंगे? तो आप कहेंगे सर उपचयन कहेंगे। अब हम कहेंगे कि सर अपचयन और उपचयन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं? तो उन दोनों घटनाओं को मिश्रित रूप से रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से आपके पेरेंट्स जो शब्द है वो माता पिता के लिए है, जबकि माँ को मदर और पिता को फादर के कहते हैं, लेकिन वो दोनों का एक मिश्रित वर्ण कौन सा है? तो आप कहेंगे वो पेरेंट्स है। उसी प्रकार से अपचयन एक अलग है, उपचयन एक अलग है, परंतु दोनों क्रियाओं को एक साथ बोलेंगे तो उसी को हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट। आपका जो क्लास है ये कंप्लीट आपका चैप्टर खत्म करने वाला है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। चलिए ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। आगे संचारण किसे कहते हैं? सिंपल आप समझिए। और संचारण किसे कहते हैं बहुत अच्छे समझने की, ठीक है जी। तो संचारण किसे कहते हैं? संचारण के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, बात कर लेना।
संक्षारण में ये होता है कि जब कोई वस्तु अधिक समय तक कहीं भी कोई हमारी धातु है वो अधिक समय तक कहाँ धातु वायु के संपर्क में जी धातु जब किसी वायु या नमी के संपर्क में रहता है तो उस पर क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है। जो परत चढ़ जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे जंग इत्यादि नाम के जानते हैं। तो इसलिए जो है संक्षारण की जो घटना है आपको समझ में आ गई होगी। संक्षारण का मतलब होता है कोई भी चीज अधिक समय तक यदि रखी रहती है खुले वातावरण में तो वो क्या हो जाती है, हमारी कहीं ना कहीं संक्षारित हो जाती है, अर्थात उस पर जंग इत्यादि लग जाती है। तो संक्षारण के बारे में समझ लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे बीच में अभी, तो कोई नहीं, माफ कीजिए। यदि आपको असुविधा हुई तो आप इसको पढ़ के भी सीख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि तांबा, सोना, लोहा इत्यादि धीरे धीरे यदि वायु के संपर्क में रहता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक कलर विहीन, अर्थात उसका रंग चेंज हो जाता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। विकृति गंधिता किसे कहते हैं, तो विकृति का मतलब होता है बिगड़ने पर जो देती है क्या गंध, उसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। अर्थात हम इस विकृति गंधिता से बचने के लिए हम जो चिप्स होते हैं उन चिप्स के पैकेट में गर्म गैस नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, गर्म गैस होती है। चलिए बहुत अच्छे। यदि हम चिप्स की पैकेट में ऑक्सीजन गैस भर दें तो क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, विकृति गंधिता उस पर जो प्रभावित हो जाएगी, अर्थात ये गंध देने लगेगा, थोड़े दिन बाद बिगड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते चलेंगे, टॉपिक को समझते चलेंगे और टॉपिक जो कह रहा है देखते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम जरूर सीखते चलेंगे, बिल्कुल, और आप लोग इसको बड़ी ही तालीमता के साथ समझते चलेंगे और आप बिल्कुल सीखेंगे भी। ओके, चलिए। तो प्रश्न ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। कैसा, भूरे रंग का, यानी आपका कुछ न कुछ इस कलर का भूरे रंग का आपको प्रतीत होता है, भूरे रंग का। ऐसा तो ऐसा क्यों भूरे रंग का हो जाता है, कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो है हमारा कॉपर सल्फेट के घोल में से जो कॉपर होता है ना वो अलग हो जाता है, इसलिए वो भूरे रंग का दिखता है। अब आपको लिखेंगे कैसे इसको, तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, आपका CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे फीका हो जाता है, अर्थात कॉपर सल्फेट धीरे धीरे आपका हल्का पड़ जाता है। इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख देंगे Fe प्लस CuSO4, यानी इस कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर आपका अलग हो जाता है। तो ये आपकी बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। क्रियाकलाप में द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे, बिल्कुल, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जरूर लिख लें। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन की तरफ चलें, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा उपचयित पदार्थों के नाम लिखिए। यानी कौन सी उपचयित हो रही है और कौन सा अपचयित हो रहा है, पहचान करके आपको लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, अच्छे से देखते चलेंगे। इसमें लिखा 4Na + O2 + Na2O। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे Na का ऑक्सीकरण Na2O में होता है और O2 का अपचयन Na2O में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखिए Na के साथ नहीं था ना, तो इधर Na के साथ O जुड़ गया है, इसमें कौन सी हो रही क्रिया, तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ठीक है। और हम दूसरे की बात करेंगे तो CuO में क्या हो रहा है कि इधर ऑक्सीजन था लेकिन इधर ऑक्सीजन निकल गया, तो इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें अपचयन हो रहा है। क्या, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ चुके हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही
शांति के साथ इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वैसे इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वैसे आपके पास नोट्स सबके पास होंगे, बिकॉज आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगले मंथ। तो एक बार इनको हम अच्छे से पढ़ लें तो ठीक है। देखिए, एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया वो समीकरण अभिकारक उत्पादन एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो उसमें कहीं ना कहीं अभिकारक उत्पाद और प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है, बैलेंस होना अति आवश्यक है। और आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो कंकाली समीकरण भी हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया में से। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आगे हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, देखिए इसको हम समझ लेंगे और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम इस सीरीज में नहीं कराएंगे बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो पदार्थ अलग अलग बनाता है, दो से अधिक भी बन सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का विसर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह को आपस में आदान प्रदान हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास समीकरण या उपचयन कहलाता है। बिल्कुल, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण, उपचयन, योजन, संयोजन इत्यादि आपने इस चैप्टर में जो भी था, मुझे लगता है कि प्रश्न उत्तरों को छोड़ के आपने इनसाइड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसमें से बिल्कुल लिख के आ पाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण था डियर स्टूडेंट। इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको जरूर अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। नाइस टू मीट यू, हैव एन ऑसम डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स डियर और स्टूडेंट, नाइस टू मीट यू।